नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम एक बेहद खूबसूरत और हर जगह प्रयुक्त होने वाले व्याकरणिक बिंदु की चर्चा करने वाले हैं। अब हर जगह प्रयुक्त होने वाला लेकिन व्याकरणिक बिंदु है, तो ऐसा क्या है? ध्यान दीजिए, वास्तव में जिस बिंदु की आज हम चर्चा करना चाहते हैं वह अपने आप में कोई स्वतंत्र बिंदु नहीं होकर एक संबंध बिंदु है। कौन सा बिंदु है? संबंध बिंदु। और यह इसलिए पता होना चाहिए कि हम कोई प्रकरण यदि चर्चा में लेना चाहते हैं तो हमें उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए। पृष्ठभूमि का पता इसलिए होना चाहिए ताकि हम यह समझ सकें कि बिंदु का सार क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। अर्थात हम उसको व्यवहार में लेंगे या उसको उपयोग में लेंगे तो कौन सी जगह उसका हम उपयोग करेंगे। इसके संदर्भ में ध्यान रखना, आज जो हम एक बिंदु चर्चा में लेने वाले हैं वह बिंदु है आपका क्या? विराम चिन्ह। हालांकि बहुत बार इस शब्द के लेखन में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। पहले इससे हम जुड़ी हुई बातें पढ़ते हैं, फिर बिंदु के अंदर की बातें पढ़ेंगे। बिंदु के अंदर की बातें पढ़ें उससे पहले देखो, यह चिन्ह जो शब्द है इसको हम लेखन में क्या करते हैं? वर्तनी अशुद्धि कर जाते हैं। कौन सी अशुद्धि कर जाते हैं? वर्तनीगत अशुद्धि हो जाती है। और वर्तनीगत अशुद्धि में हम क्या करते हैं? इस चिन्ह को लिखते कैसे हैं? चिन्ह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चिन्ह लिखते हैं, जबकि है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। कहने का आशय यह हुआ कि अगर आप इसको चिन्ह लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यह इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। च पे छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वर्ण स्वर रहित है और तत्पश्चात क्या है? न। यह क्यों लिखा जाता है? देखो, इसको थोड़ा सा जूम लिख रहा हूं। है और है स्वर रहित था, और है स्वर रहित था, इसके साथ साथ ही क्या जोड़ा गया है? नैवर्ण जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? नैवर्ण जोड़ा गया है। तो हम इन दोनों को संयुक्त रूप में कैसे बनाते हैं कि है को तो लिख ही दिया, और है को लिखने के बाद ही इस नैवर्ण को विद्वानों ने एक नया रूप दिया कि इस है के अंदर लिखना आरंभ कर दिया। कहाँ लिखना आरंभ कर दिया दोस्तों? है के नीचे लिखना आरंभ कर दिया गया। ऐसे ऊपर नीचे वर्ण हो गए, जैसे पे और उसके आगे है रे और फिर का और श। इस प्रकार से हम प्रकाश नहीं लिखते, हम पे के नीचे ही क्या जोड़ लेते हैं? रे को जोड़ देते हैं और आगे लिख देते हैं का और श। जैसा कि आप रे वर्ण के रूपों में पढ़ते भी हो। रे वर्ण के जब हम रूप पढ़ते हैं तो रे वर्ण को हम एक प्रकार इस तरीके से लिखा, दूसरा हमने यूं लिखा, तीसरा हमने यूं लिखा और चौथा हम लिखते हैं रेफ के रूप में। अर्थात यह पूर्ण रे, यह पूर्ण रे, यह पूर्ण रे और यह रेफ का रे। कौन सा वर्ण है? रेफ वर्ण रे। रेफ वर्ण रे। ये रे वर्ण के रूप भी एक व्याकरणिक बिंदु होता है जिसकी चर्चा हम वर्ण विचार में करते हैं, तो जो ये चिन्ह जो शब्द है, इस चिन्ह में जो ये वर्तनीगत अशुद्धि हो जाती थी शब्द शुद्धि से संबंधित, उस पर मैंने आपका प्रकाश डाल दिया है कि किस तरीके से आप इसे लिखोगे। यह आपका गलत है, इसके शुद्ध लिखा, यह इसी का विस्तार रूप है या इसका परिष्कृत रूप है, सुधरा हुआ रूप है या इसका अन्य रूप है। आप इसे चाहें तो लिपि चिन्ह में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है के अंदर न लिख करके भी लिखा जा सकता है। और यदि आप चाहें तो है को अलग लिख रहे हो तो आप इस है वर्ण को क्या करोगे दोस्तों? हल चिन्ह लगा करके भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम हमारे बिंदु पर, और हमारे बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह है। कौन सा बिंदु है? विराम चिन्ह। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। क्या होता है दोस्तों? ठहराव। आप कह सकते हो आराम, आप कह सकते हो विश्राम, आप कह सकते हो
रोक भी। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा था और अब के बाद उस कार्य पर क्या लग गया, विराम लग गया, अर्थात उस पर आराम लग गया, ठहराव लग गया, उस पर क्या लग गई, रोक लग गई। क्या लग गई दोस्तों, रोक लग गई। तो विराम जो शब्द है वह एक पर्याय अर्थ वाले शब्दों का भी बोध करा रहा है, या हम कहें यह अनेकार्थी भाव या अनेक भावों का भी बोध करा रहा है। तो आप इसे अनेकार्थक के शब्द में समझो या पर्याय के अर्थ में समझो, लेकिन विराम के जो शाब्दिक अर्थ पूछे जा सकते हैं, ठहराव, आराम, विश्राम या रोक से होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे हम एक व्याकरणिक प्रकरण का नाम देते हैं। हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह जो पढ़ते हैं उसे व्याकरणिक प्रकरण का नाम देते हैं कि जब कोई वक्ता द्वारा कोई कथन कहा जाता है, जब कोई वक्ता द्वारा कोई कथन कहा जाता है तो उसकी वाणी का क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। वाणी का क्या होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव, जिसके लिए बहुत अच्छा शब्द काम में ले रहे हैं, क्या, आरोह अवरोह। क्या होता है दोस्तों, वाणी का आरोह अवरोह होता है। वाणी का क्या होता है, आरोह अवरोह। वाणी का क्या होता है दोस्तों, आरोह अवरोह होता है। ऐसे जैसे कि आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में लाइनें चलती हैं, वह उसी प्रकार से क्या होता है, वाणी का एक उतार चढ़ाव होता है। आरोह का मतलब जैसे पर्वत प्लस आरोह, अर्थात आरोह यानी चढ़ना। आरोह यानी क्या होता है दोस्तों, चढ़ना। और अवरोह का मतलब क्या होता है, उतरना। अवरोह का मतलब क्या होता है दोस्तों, उतरना। आरोह यानी चढ़ना, अवरोह यानी उतरना। तो जो ये वाणी का आरोह अवरोह होता है, इससे सुनने वाला वक्ता की बात का अर्थ ग्रहण करता है। इस आरोह अवरोह के आधार पर, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, इसके आधार पर श्रोता भाव ग्रहण करता है, भाव ग्रहण करता है कि आप जो बात बोल रहे हो, किसी भी वाक्यांश का आपने उच्चारण किया या कोई वाक्य आपने उच्चारित किया, तो उस वाक्य के उच्चारण के समय आपकी वाणी का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, हम जिसे एक नए शब्द से भी जानते हैं, स्वैराघात और बलाघात। बहुत डेप्थ के कॉन्सेप्ट से समझो इस चीज को। स्वैराघात और बलाघात, स्वर प्लस आघात, स्वर प्लस आघात, किसी भी शब्द के उच्चारण के साथ में उसके स्वर पर क्या करना, आघात। आघात का अर्थ होता है दोस्तों चोट। उसके स्वर पर क्या करना, चोट करना, अर्थात या तो स्वर को आप ऊंचा लेकर चले जाते हो या फिर स्वर को मध्यम कर देते हो। तो जो आपने उसको ऊंचा लेने का प्रयास किया या मध्यम कर देने का प्रयास किया, वही होता है वाणी का आरोह अवरोह। किसी स्वर पर या किसी शब्द पर जोर डाल दिया, मैंने ओ की मात्रा पर कितना लंबा बोला, जोर डाला, तो यह क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है, अर्थात वाणी का आरोह है, वाणी का चढ़ना। और यह हो सकता है, यह हो सकता है, मैं जैसे जैसे बोलता आ रहा हूं आवाज धीमी होती चली जा रही है, वह क्या होता है दोस्तों, उतरना होता है, अवरोह होता है। तो वाणी का जो उतार और चढ़ाव होता है, इस वाणी के उतार चढ़ाव को हम अगर मौखिक भाषा के रूप में समझें, मौखिक भाषा के रूप में समझें, तो हम किसी व्यक्ति को हमारी बात कौन से अर्थ में ग्रहण कराना चाहते हैं, वह इसी चीज से निर्भर होता है। बात करें, समझो, एक आपने शब्द सुना होगा संप्रेषण। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, विचार आदान प्रदान, विचार आदान प्रदान। विराम चिन्ह के कंसेप्ट में समझ रहे हैं, अभी इसकी भूमिका ही समझ रहे हैं। क्या कि जब कभी आपको विचार आदान करना हो, क्या विचारों का आदान प्रदान करना हो, संप्रेषण करना हो, लेन देन करनी हो, तो विचारों के लेन देन के लिए, विचारों के लेन देन के लिए आपको
क्या करना होगा, संप्रेषण अपनाना होगा, अर्थात कम्युनिकेशन जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? जिसको कम्युनिकेशन बोलते हो, कम्युनिकेशन बोलते हो। उस कम्युनिकेशन में होता क्या है, देखो एक बार। संचार हम कहते हैं, संचार के जो तत्व होते हैं, संचार के तत्व में सबसे पहला कौन होता है? संचारक। सबसे पहला कौन होता है दोस्तों? संचारक, मैसेज देने वाला। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसका मैसेज। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसका मैसेज होता है, अर्थात उसका संदेश होता है। उसका क्या होता है? संदेश। संदेश के बाद में होता है उस संदेश की भाषा क्या रहेगी, संदेश की भाषा क्या रहेगी। हम यहां तक आते आते इसको क्या कहते हैं? एनकोडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? एनकोडिंग कहते हैं। बहुत अच्छे से समझो, ये डेप्थ कॉन्सेप्ट है संप्रेषण का। कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, संचार जिसको हम कह सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में संवाद किस तरीके से विकसित होता है और विराम चिन्ह क्यों आए हिंदी में, वो सारी चीज समझा रहा हूं। सबसे पहला कौन था? संचारक, अर्थात सूचना देने वाला। देने वाला जिसको आप अंग्रेजी में सेंडर कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों? सेंडर कहते हो। ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला कदम क्या आया? मैसेज। हमारा अगला कदम क्या आया? मैसेज। फिर उसके बाद में है मैसेज की लैंग्वेज क्या थी, मैसेज की लैंग्वेज क्या थी, इसी को हमने क्या कह दिया? एनकोडिंग। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिया? संचार का माध्यम काम में लिया। माध्यम में यहां पर आ जाते हैं कौन से? आपके मौखिक माध्यम और आपके लिखित माध्यम। अब मौखिक माध्यमों में आप तकनीकी का सहारा ले रहे हो या आमने सामने की वार्ता कर रहे हो। लिखित माध्यम में आप मुद्रण के साधन या प्रिंट मीडिया का सहारा ले रहे हो या लिख लिख कर पत्राचार का सहारा ले रहे हो। उसके बाद में होता है कौन? आपका प्रापक, यानी कि प्राप्तकर्ता। अंग्रेजी में आप जिसे क्या बोलते हो? रिसीवर। क्या बोलते हो जिसे दोस्तों? रिसीवर बोलते हो। रिसीवर ने मैसेज प्राप्त किया और उसके बाद में वह उसकी करता है क्या? डिकोडिंग। क्या करता है उसकी? वो डिकोडिंग, उसको वह डिकोड कर रहा है। सही संचार, संचार का सही तरीके से विकसित होना वह होता है कि जो बात संचारक ने अर्थात सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया, अगर प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करके हूबहू डिकोड कर लेता है, जिस वे में, जिस माध्यम में या जिस उद्देश्य से मैंने आपको बात कही, कहने का मतलब यहीं पे समझो, मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ा रहा हूं, तो विराम चिन्ह को समझाने के लिए हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो क्यों बता रहा हूं? जो मेरा उद्देश्य है, अगर वह उद्देश्य आप तक स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, तो आप उसकी सही तरीके से डिकोडिंग कर पा रहे हो, उसको आत्मसात कर पा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, भाव को समझ पा रहे हो। और यदि डिकोडिंग सही नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है संचार का जो माध्यम था, जैसे मैं बोल रहा हूं, तकनीकी साधनों के द्वारा आप तक आवाज पहुंच रही है, किसी साधन में कोई तकनीकी खराबी हो जाने के कारण आवाज आप तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वह आप समझ नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है उसकी डिकोडिंग नहीं हो पाएगी, उस मैसेज को आप उस तरीके से नहीं ग्रहण कर पाओगे। तो जब मौखिक माध्यमों से कोई बात कही जाती है तो संपूर्ण वार्ता का जो सार निर्भर होता है, सार ग्रहण जो होता है, वह होता है वाणी के आरोह अवरोह पर। किस पर होता है दोस्तों? वाणी के आरोह अवरोह पर। यह कौन से माध्यम में आ रहा है दोस्तों? मौखिक माध्यम में आ रहा है। कौन से माध्यम में आ रहा है? मौखिक माध्यम में आ रहा है। लेकिन यही बात यदि लिखित माध्यम में ली जाए तो लिखित माध्यम में आपने कहीं देखा क्या? ऐसा लिखा हुआ होता है क्या कि मोहन, और फिर आप ऐसे लिखते हो कि इसको वाणी का उतार, वाणी को चढ़ाव के साथ ग्रहण करो, नहीं करते। या यहां पर आरोह होगा मोहन, फिर कोष्टक में लिखते हो क्या कि यहां पर बात का आरोह रूप लिया गया है या वाणी का आरोह हुआ है, नहीं कहते। आप क्या बोलोगे? मोहन। उसके बाद आप अपना अगला वाक्यांश या शब्दांश आरंभ कर रहे हो। तो दोस्तों, जो वाणी का आरोह अवरोह होता है वह लिखित माध्यम में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वह विराम चिन्ह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विराम चिन्ह के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे समझिए, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह
मौखिक माध्यम में जो वाणी का आरोह अवरोह होता है उसे लिखित माध्यम में प्रदर्शित करने के लिए हम किनका सहारा लेते हैं? विराम चिन्हों का सहारा लेते हैं, क्योंकि विराम चिन्हों के प्रयोग या वाणी के उतार चढ़ाव से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो कैसे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्लियर? रोको मत जाने दो एक पंक्ति है, इसको हम सीधी तरीके से पढ़ रहे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सारे के सारे 4 शब्दांश हैं, 4 शब्द लिखे हुए हैं, पूरी की पूरी एक लाइन में लिख दिया वाक्य। ये भाव दे रहा है रोको मत जाने दो, अभी तक ये अपूर्ण भाव दे रहा है। अब वाणी में उच्चारण रूप में, मौखिक रूप में समझना, रोको मत जाने दो। मैंने क्या कहा? रोको मत जाने दो, कि जो जा रहा है उसे रोक लीजिए, इसको जाने नहीं देना है। और फिर मैं बोल रहा हूं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो अब यह जो वाणी का उतार चढ़ाव, रोको मत को एक साथ बोला, फिर जाने दो को एक साथ बोला, बीच में मैंने आराम लिया। इस आराम को लिखित माध्यम में कैसे बताऊं? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि रोको मत, फिर यहां पर गैप की, यहां पर आराम लेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, इस मौखिक भाव को हूबहू प्रदर्शित करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, रोको मत जाने दो, यानी कि इसको रोक लीजिए, इसको जाने नहीं देना है, इसको जाने नहीं देना है, जाने मत दीजिए, जाने मत दीजिए। इसका मतलब तो यही हुआ, रोको मत जाने दो, अर्थात इसको रोक लीजिए, जाने मत दीजिए। फिर अगली लाइन मैंने बोली क्या? रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अर्थात इसे जाने दीजिए, इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। तो दोस्तों, जो हम मौखिक उतार चढ़ाव, मौखिक माध्यम में या हम मौखिक भाषा में जो वाणी का उतार चढ़ाव करते हैं, वाणी का जो आरोह अवरोह होता है, उसे लिखित भाषा में प्रदर्शित करने का एकमात्र यही तरीका है, यही साधन है, यही तरीका है, और यही इसके उपयोग की विषय वस्तु है। कुछ समझ में आया कि विराम चिन्ह क्या कहते हैं? विराम चिन्ह शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ में क्या कह देंगे? शाब्दिक अर्थ, नोट्स के साथ में हम इसको भी लिखते भी चलते हैं। शाब्दिक अर्थ ठहराव, आराम, विश्राम है, रोक, ये आदि क्या हैं? विराम के शाब्दिक अर्थ हैं। ऐसे संकेत परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? वे संकेत चिन्ह हैं, या वे संकेत चिन्ह, क्योंकि ये ध्वनि के रूप हैं, ये देवनागरी लिखी लिपि के संकेत चिन्ह हैं, कि वे संकेत चिन्ह जो मौखिक भाषा में हुई वाणी के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ऐसे कोई भी संकेत चिन्ह हैं जो क्या करते हैं, भाषा में हम उसको भावों की स्पष्टता के लिए या उसको समझने की सुविधा के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो वे संकेत चिन्ह जो भाषा में कही गई बात के, कहे गए कथन के आरोह अवरोह को प्रदर्शित करते हैं, आरोह अवरोह को प्रदर्शित करते हैं। विराम चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्लियर? विराम चिन्ह कहलाते हैं वे संकेत चिन्ह जो भाषा में कहे गए कथन के आरोह अवरोह को प्रदर्शित करने के लिए या आरोह अवरोह को प्रदर्शित करते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। बात आती है इनका महत्व क्यों है, तो इनके प्रयोग से भाषा व भाव में सरलता यानी कि सहजता आती है। क्या आती है दोस्तों? सरलता या
सहजता आती है। इससे इनके प्रयोग से भाषा में या बात में क्या आ जाती है दोस्तों? सरलता या सहजता आ जाती है। क्लियर? यह हमें बांधते भी हैं, यह हमें बांधते भी हैं। क्यों? अगर इनका प्रयोग नहीं करते हैं या इनका प्रयोग गलत कर दिया जाता है तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। देखो, इनके प्रयोग का ढंग वाक्य के अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे रोको मत जाने दो। इसका मतलब तो क्या हुआ है? रोक लीजिए, इसको जाने नहीं देना है, अर्थात जाने के लिए मना करना। जाने के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम मना करना। इसका मतलब यही हुआ पंक्ति का भाव कि इसको रोक लेना है, जाने नहीं देना है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखो अब इसी का, रोको मत जाने दो। हमने क्या किया? विराम चिन्ह का स्थान बदल दिया, विराम चिन्ह को एक पद आगे ले गए दोस्तों। और विराम चिन्ह को जब एक पद आगे ले जाते हैं तो यह हो रहा है क्या? रोकने के लिए मना करना। रोकने के लिए मना करना। ऊपर वाली बात दोनों एक ही हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग रोक के ठीक बाद में अल्प विराम लगा दिया। अल्प विराम का मतलब थोड़ा सा विराम, अभी विराम चिन्ह में पढ़ेंगे इसको। तो जैसे ही हमने इसका विराम चिन्ह का प्रयोग किया तो इस लाइन का अर्थ निकल के क्या आ रहा? कि जाने के लिए मना कर रहे हैं, जाने के लिए मना कर रहे हैं कि इसको जाने नहीं देना है। लेकिन विराम चिन्ह को जैसे ही मत के आगे लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, भाव ही बदल गया, भाव ही बदल दिया। अब इसको पहले तो रोकने के लिए कहा जा रहा था, अब रोकने के लिए मना कर दिया कि इसको रोकना नहीं, इसको जाने देना है। पहले जाने नहीं देना था, जाने के लिए मना करना, और यहां पर रोकने के लिए मना करना। ये सारी की सारी खूबी, ये सारी की सारी विशेषता क्या होती है दोस्तों? आपके विराम चिन्ह के महत्व को बढ़ा देती है। और ध्यान रखना, अगर विराम चिन्ह के महत्व से अर्थ प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे क्या? कि ये भाषा के प्रयोग को शुद्ध बनाते हैं। ये भाषा के प्रयोग को क्या बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं। और ध्यान रखना है ये चीज, यह केवल लिखित भाषा में प्रयुक्त होते हैं। कौन सी भाषा में प्रयुक्त होते हैं? ये केवल लिखित भाषा में दोस्तों। ये कौन सी भाषा में प्रयुक्त होते हैं? केवल लिखित भाषा में। केवल किस में आएंगे? केवल लिखित रूप में प्रचलन, केवल लिखित भाषा में प्रयोग, केवल लिखित भाषा में प्रयोग। अब आप ये कहोगे कि सर मौखिक में क्या इनको प्रयोग नहीं होता? होता है, लेकिन मौखिक भाषा में सभी विराम चिन्हों की जगह हम क्या करते हैं? वाणी का आरोह अवरोह प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि मौखिक में वाणी का आरोह अवरोह प्रयुक्त किया जाता है। मौखिक में आरोह अवरोह विराम चिन्हों का स्थान ले लेते हैं। या आप यह कह सकते हो कि मौखिक भाषा के आरोह अवरोह का स्थान विराम चिन्हों ने लिया, विराम चिन्ह का स्थान मौखिक भाषा में आरोह अवरोह ले लेते हैं। आरोह अवरोह तो मौखिक में हो गए और विराम चिन्ह किस में हो गए? लिखित भाषा में हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों की दोस्तों, जो हमारे हिंदी में अक्सरतः हम प्रयुक्त करते हैं, या हम कहें जिनका हम अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला विराम चिन्ह आपके समक्ष आ गया। क्या? मैंने पूछा क्या? अब मैंने ये तो नहीं बोला क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने बोला नहीं, मेरे कहने के भाव से, मेरे कहने के वाणी के उतार चढ़ाव से आपको पता लगाना है कि पूछने का भाव है। आप शाम को घर आ रहे हैं, आपको शाम को घर आ रहे हैं, दरवाजे पर पिताजी ऐसे मंडराते नजर आए। दरवाजे पर पिताजी मंडराते नजर आए और उन्होंने पूछ लिया सिर्फ इतना सा, अब आ रहे हो? अब आ रहे हो? तो वो बता नहीं रहे, बता तो हमें ही है कि हम अब आ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं कि अब आ रहा है, ये कोई तेरे आने का समय हुआ?
तो वो उनका कहने का लहजा जो था, यह किसका बोध करा रहा था? प्रश्न का बोध करा रहा था। प्रश्न सूचक चिन्ह, इन क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हो, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो हम इसकी थ्योरी में क्या लिख लेंगे? इसकी थ्योरी में क्या लिख लेंगे? प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लिखा जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लिखा जाता है। जैसे जैसे आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? अब यहां पर क्या लगाना होगा? हमें विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वाक्य कौन सा लिखा है? प्रश्न सूचक लिखा है। अर्थात यह पूछने का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं दोस्तों? ये पूछने का बोध कराते हैं। ये पूछने का बोध कराते हैं। ये पूछने का बोध कराते हैं। अब बात आ जाती है कि पूछने का बोध कराते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में। प्रश्न सूचक वाक्य कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करें क्या, हिंदी में 6 ककार, अर्थात 6 ककार, हिंदी में 6 ककार जो प्रश्न का बोध कराते हैं। हिंदी में 6 ककार जो प्रश्न का बोध कराते हैं। और 6 ककार कौन से हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं? लिखना आरंभ कर रहा हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न का बोध कराने वाला ककार कौन सा है? कब, दूसरा है क्यों, तीसरा है क्या, चौथा है कौन, पांचवा है कैसे, और छठा है कहां। छठा क्या है दोस्तों? कहां। बात कर रहे हैं हम किसकी दोस्तों? बात कर रहे हैं हम किसकी? प्रश्न सूचक चिन्ह। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आपके प्रश्न सूचक चिन्ह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रश्न सूचक चिन्ह। और प्रश्न सूचक चिन्ह की जो बात कर रहे हैं उसका संकेत होता है यूं, कुंदे की तरह, कुंदा की तरह। छत में जो पंखा लगाने के लिए कुंदा लगाया जाता है उसको उल्टा करें, उसी के जैसा यह एक आकृति होती है जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। यह प्रश्न पूछे जाने का हमें बोध कराता है और प्रश्न पूछे जाने के बोध के लिए उन वाक्यों का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो वाक्य जो हम प्रयुक्त करते हैं, जिनका निर्माण करते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहां, इन्हें कहा जाता है हिंदी के 6 ककार जो प्रश्न बनाते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द और होते हैं, जैसे संबंध के लिए किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। लेकिन यहां पर जैसे आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, प्रश्न सूचक शब्द प्रयुक्त कर लिया, प्रश्न पूछे जाने का बोध करा दिया, तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का हम प्रयोग भी कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला विराम चिन्ह जो बेहद सरल था वह कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न सूचक चिन्ह। अब आ रहा है क्या? अपूर्ण विराम। क्या आ रहा है? अपूर्ण विराम। अब इसके विलोम को समझें, इसके विलोम को समझें, फिर इसको समझें। तो इसके विलोम में देखो एक आता है ऐसे, खड़ी पाई, इसे कहा जाता है दोस्तों पूर्ण विराम। क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। कोई भी बात कह करके, कोई भी वाक्य, साधारण वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, उसको कह देने के बाद पूर्ण रूप से रुक जाना, पूरा विराम, पूरा आराम। लेकिन दिमाग देखो कितना लगाया गया है हिंदी व्याकरणाचार्यों के द्वारा कि इस पूर्ण विराम को बीच में से हटा दिया, इस पूर्ण विराम को बीच में से हटा दिया और ऊपर नीचे रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया, बीच में से हटा दिया, अर्थात इसको आधा मिटा दिया, आधा रख दिया। तो इसको ऐसे कह रहे हैं कि ये पूर्ण विराम पूरा नहीं है। पूरा तो कब होता? पूरा तो कब होता? जब ये इस प्रकार का होता, जब ये ऐसा होता तो पूरा होता। अब इसके तो बीच में से कुछ है ही नहीं, तो ये जाहिर सी बात है पूरा भी नहीं है। ये क्या है? अपूर्ण विराम है। यह क्या है दोस्तों? अपूर्ण विराम है। क्या है? अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम का हमें ध्यान रखना है कि अपूर्ण विराम का जो संकेत है कहां कहां हम प्रयोग में लेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या ये पूर्ण
विराम से कम महत्व का माना जाता है। यह पूर्ण विराम से कम महत्व का माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपूर्ण है, इसलिए अधूरा रह गया। ठीक है। नंबर 2, इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग दो समानाधिकरण अर्थात समान अधिकार रखने वाले दो समानाधिकरण पदों या वाक्यांशों के बीच किया जाता है, वाक्यांशों के मध्य किया जाता है। समानाधिकरण वाले वाक्य जैसे बहुत बार देखा भी होगा आपने, हम निबंधों के हेडिंग या निबंधों के टाइटल्स पढ़ते हैं। कैसे? कंप्यूटर वरदान अभिशाप, ऐसे भी लिखा हुआ हमने देखते हैं। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अर्थात समानाधिकरण पदों का जहां भी प्रयोग किया जाएगा तो उन दोनों के मध्य हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं। कौन से का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। या हम कहें कि जब कोई भी समानाधिकरण पद होते हैं और उनके बीच में कोई भी योजक चिन्ह नहीं होता, जैसे यहां पर मान लीजिए डैश होता तो इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन इनके बीच में अगर कोई योजक चिन्ह ही नहीं होता तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। कहने का मतलब यह हुआ कि समानाधिकरण जो चिन्ह होता है, अपूर्ण जो विराम चिन्ह होता है, इसका प्रयोग जो है वह समानाधिकरण पदों के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? समानाधिकरण पदों के अंतर्गत किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या आ जाएगी हमारी इसमें महत्वपूर्ण? क्या नंबर 1 पे यह है पूर्ण विराम से कम महत्व का, पूर्ण विराम से कम महत्व का है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या? समानाधिकरण पदों या वाक्यांशों के मध्य, जैसा कि हमने देखा क्या स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। पेड़ लगाओ वातावरण बचाओ, पेड़ लगाओ वातावरण बचाओ। हम बहुत बार निबंधों के टाइटल्स की बात करते हैं, निबंधों की हेडिंगों की बात करते हैं, तो उनमें इस प्रकार के विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके आगे हम इसका क्या करते हैं दोस्तों? वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह था वह कौन सा था? प्रश्न सूचक। तत्पश्चात हमारा दूसरा आया कौन सा दोस्तों? अपूर्ण विराम। कौन सा आया? अपूर्ण विराम। अब आता है अल्प विराम, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह। हम कह सकते हैं सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला एक चीज, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कहां कहां प्रयुक्त होता है, अब वो देखते हैं कहां कहां काम में आता है। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य, जैसे राम श्याम राधा और मोहन, राम श्याम राधा और मोहन। तीसरी बात क्या?
दो या दो से अधिक उपवाक्यों के मध्य, दो या दो से अधिक उपवाक्यों के मध्य कैसे होता है दोस्तों? जैसे राम पढ़ता है, कोमा श्याम लिखता है, कोमा राधा देखती है और सीता लिखवा रही है या सीता पढ़ा रही है। सीता पढ़ा रही है। एक कक्षा कक्ष है जिसमें सीता पढ़ाने का काम कर रही है और उसमें 3 विद्यार्थियों की गतिविधियां बताई गई। राम पढ़ता है अल्प विराम, श्याम लिखता है अल्प विराम और राधा देखती है, जबकि सीता क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम को हम क्या कह सकते हैं साधारण भाषा में? इसके लिए हम चौथी बात और लिख सकते हैं, साधारणतः या साधारणतया, साधारणतया इसे कोमा चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमा चिन्ह भी कहा जाता है। साधारणतः इसे क्या कहा जाता है? कोमा चिन्ह भी कहा जाता है। 5वीं बात, वाक्य के भाव को स्पष्ट करने हेतु इसका योगदान है। इसका योगदान है। कैसे योगदान है भाई? जैसे अभी अभी बताया था, क्या? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, या हम कह सकते हैं जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोस्तों इस तरीके से समझिए कि यदि 2 उपवाक्यों के मध्य किसी प्रकार के कनेक्टिव यानी कि योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो वहां आप अल्प विराम का प्रयोग करते हो, कोमा का प्रयोग करते हो, जो कि आपके अर्थ में स्पष्टता, भाषा में सहजता व सरलता का परिचायक होता है। यह कौन सा है हमारा बेहद सरल और खूबसूरत सा विराम चिन्ह? कौन सा? अल्प विराम। अब आता है क्या? संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह, और संबोधन चिन्ह के जैसा ही होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब आएगा तब बताएंगे। संबोधन चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो समझो। अब छोटे छोटे हैं। जब किसी को संबोधित किया जाए, जब किसी को संबोधित किया जाए तो वाक्य लिखते समय उसके नाम के ठीक बाद इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो जो उसका नाम होता है उसके ठीक बाद इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, जैसे राम इधर आओ, जैसे राम इधर आओ, जैसे राम इधर आओ। यहां पर ध्यान दीजिए, यह विराम चिन्ह हमने क्या लिया? प्रयुक्त किया कि जब किसी को संबोधित किया जाता है तो लिखते समय उसके नाम के ठीक बाद आप इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे राम इधर आओ। अगला विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम। एक अल्प विराम है और एक अर्ध विराम है। जब बहुत सारे अल्प विराम लग जाएं और फिर वाक्य को अलग भी करना हो तो अल्प विराम तो लगा नहीं सकते। कैसे समझना? मैंने कहा राम मोहन श्याम पढ़ रहे हैं, और यहां पर मैंने कोई योजक शब्द नहीं लिखा। अब मैं यहां पर अल्प विराम लगाऊं, गीता राधा सीता खेल रही हैं।
अब यहां पर हम बात करें तो देखो शब्दों के मध्य अर्थात वाक्य के पदों के मध्य भी आपने अल्प विराम लगा दिया और इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी आपने किसका प्रयोग कर लिया, अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब वाक्य के पद और वाक्यांश को अलग अलग करना हो तो उस समय यहां अल्प विराम अगर आप लगा रहे हो तो यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का, अर्थात राम मोहन श्याम पढ़ रहे हैं, अर्ध विराम गीता राधा सीता खेल रही हैं, गीता सीता राधा खेल रही है। तो यहां पर हमने क्या किया, अर्ध विराम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है दोस्तों, अर्ध विराम का प्रयोग किया है। कहने का आशय यह हुआ, हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वाक्य में ऐसे उपवाक्यों को अलग करना हो जिनके मध्य अल्प विराम का प्रयोग हो रहा हो तो उन उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं वाक्य में ऐसे उपवाक्यों को अलग करना या अलग करने के लिए जिनके मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रखा है। वाक्य में ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिनके मध्य अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग हो रखा है, तो ऐसी स्थिति से हमें यदि निपटना हो तो आप उस जगह पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। या बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि अगर आपको दो उपवाक्य जोड़ने हैं और बीच में योजक नहीं लिखना, जैसे संयुक्त वाक्य में होता है राम पढ़ता है लेकिन श्याम दौड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। यह अगला तथ्य लिख सकता हूं, क्या दो उपवाक्यों को जोड़ने हेतु योजक शब्द के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहूं तो यहां पर मैं अर्ध विराम चिन्ह लगा देता हूं और लिख दूंगा श्याम सोता है, श्याम सोता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि मुझे संयुक्त वाक्य लिखना था। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें एक से अधिक साधारण उपवाक्य होते हों और वो किसी न किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हों। अब यहाँ पर मैंने योजक शब्द नहीं लिखा, यहाँ पर और, तथा, एवं, अपितु, वरन, लेकिन, किंतु, परंतु इस प्रकार के शब्द लिखे जाने चाहिए थे। मैंने कुछ नहीं लिखा, विराम चिन्ह लगाना चाहा तो हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। पूरी बात वापस से समझो कि जब दो उपवाक्यों को जोड़ना हो, ये एक उपवाक्य हो गया, एक यह उपवाक्य हो गया, जब दो उपवाक्यों को जोड़ना हो और बीच में कोई योजक शब्द नहीं लिखना चाहें तो योजक शब्द के स्थान पर भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कि हम अर्ध विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं, अगला चिन्ह जिससे हम सभी परिचित हैं, क्या, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूरा आराम है, पूरा आराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पूरा आराम। पहली बात बहुत अच्छे से समझ में आना है, ये तो साधारण वाक्य के अंत में सबको पता है, ठीक है। ये देखो दूसरी बात,
संयुक्त व मिश्र वाक्यों के अंत में, मिश्र वाक्यों के अंत में भी क्या लिखा जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, साधारण वाक्य का उदाहरण आपके सामने, जैसे राम चलता है, राम चलता है, ये लो, ठीक है। संयुक्त वाक्य का और मिश्र वाक्य का उदाहरण भी लिख लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है, अर्धविराम, श्याम सोता है, और यहां पर पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य में देखो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, यहां पर भी पूर्ण विराम। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या? किसी पद्य के चरण के अंत में, कविताओं की लाइनें हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे, जब छंद रस अलंकारों के उदाहरण पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो चरण के अंत में ऐसे एक लाइन लगी होती है पूर्ण विराम खड़ी पाई के रूप में, ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात, गद्यांश व कोई भी पद्यांश हो, चाहे वो पठित है या अपठित है, गद्यांश और पद्यांश के अंत में भी क्या होता है दोस्तों? पूर्ण विराम होता है। हालांकि आज हम देखते हैं, जो आप नोट लगा करके आप एक बात ध्यान में रख सकते हो, क्या? अंग्रेजी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है वैसे ये पूर्ण विराम। सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा में इसके स्थान पर है, इसके स्थान पर क्या लगाते हैं? एक डॉट, क्या लगाते हैं? डॉट, जिसको आप फुल स्टॉप भी कहते हो, का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग इसके विकल्प हेतु किया गया, इसके विकल्प के रूप में किया जाता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों, ये बेहद सरल बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। साधारण वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, कोई भी पद का चरण हो, या हम कह सकते हैं गद्यांश या पद्यांश, जैसे यहां से हम लिखना आरंभ किए और ऐसे 6 लाइनों का हमने गद्यांश लिख दिया और ये लाइन यहाँ पूरी हो गई, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है? पूर्ण विराम लगाना है। या फिर आप जैसे कविता की पंक्तियां लिखते हैं तो सभी चरणों के अंत में भी आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हालांकि अंग्रेजी में वो बात अलग है कि अंग्रेजी में इसके स्थान पर क्या प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है, डॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कौन सा? विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह को आप इस तरीके से समझो, विकल्प का मतलब यह कह सकते हैं अथवा का चिन्ह, अथवा का चिन्ह, या फिर मैं कहूं या का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है भाई? या का चिन्ह। प्रयोग कैसे होगा? जैसे मैंने कहा राम या श्याम दोनों, राम या श्याम या दोनों। अब देखना मैंने क्या लिखा? राम या श्याम या दोनों। क्लियर? विकल्प का मतलब दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, दो में से किसी एक का चुनाव कराना है, तो उन दोनों के मध्य हम क्या करेंगे? यह तिरछी रेखा लगा देते हैं। और यह जो तिरछी रेखा हम लगा रहे हैं, यह जो हम तिरछी रेखा लगवा रहे हैं, यही क्या कहलाती है? आपके विकल्प चिन्ह कहलाती है। अथवा के रूप में भी देख लीजिए, जैसे राम अथवा श्याम बाजार जाएगा, राम अथवा श्याम बाजार जाएगा। हो सकता है या तो राम बाजार जाएगा या फिर श्याम बाजार जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राम अथवा श्याम बाजार जाएगा, राम अथवा श्याम बाजार जाएगा, राम अथवा श्याम बाजार जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? यह विकल्प चिन्ह है। इसके बाद अगला चिन्ह आता है आपका विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, इसी चिन्ह को हम दूसरा नाम भी देते हैं, सेम ऐसा ही होता है। कौन सा? संबोधन चिन्ह, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। वही खड़ी पाई के नीचे बिंदी लगाते हैं। किसी व्यक्ति को पुकारना हो, किसी व्यक्ति को बुलाना हो, तो उसके नाम के ठीक बाद यह चिन्ह लगाया गया। वही वाली बात होती है आश्चर्य सूचक शब्दों के ठीक बाद।
आश्चर्य सूचक शब्दों के ठीक बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य सूचक शब्दों के बाद, जैसे हाय राम, अब क्या होगा, हाय राम अब क्या होगा, ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे आप कब आए, अरे आप कब आए। तो अफसोस, आश्चर्य, विस्मय सूचक, अचरज बोधक जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, उनके बाद में हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत सरल हैं, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए बस इनकी। देखो अगला छोटा सा चिन्ह है कौन सा, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी शब्द या पंक्ति, वाक्य, वाक्यांश का क्या करना हो भाई, भाव स्पष्ट या अर्थ बताना हो, अर्थ बताना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट्स की आपको डिटेल्स लिखनी है, किसी भी पॉइंट्स की आपको क्या लिखनी है, डिटेल लिखनी है। जैसे मैंने कहा स्वर, अब मैं इस शब्द को परिभाषित करना चाहूंगा तो मैं यह निर्देशक चिन्ह लगाऊंगा, यह विवरण चिन्ह लगाऊंगा, निर्देशक नहीं, यह विवरण चिन्ह लगाऊंगा। अब इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा तो जाहिर सी बात है इस स्वर का मुझे विवरण लिखना है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। दोस्तों कहने का आशय यही हुआ कि यदि किसी शब्द का, किसी पद का, किसी वाक्य का, हो सकता है जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं उनका हम अर्थ बताना चाहें, या किसी पंक्ति का भाव विस्तार या पल्लवन करना चाह रहे हैं, तो उस समय हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत प्रकार के शब्दों का अर्थ और भावार्थ बताने के लिए आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हो दोस्तों, जिसका नाम है क्या, विवरण चिन्ह। अगला है आपका कौन सा, लोप चिन्ह। अगला क्या है दोस्तों, लोप चिन्ह। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, और अब इस पैराग्राफ से संबंधित हमें कुछ बात बतानी है। हम इस पूरे पैराग्राफ को पुनः नहीं लिखना चाहते, इसे हम पुनः नहीं लिखना चाहते। लोप का मतलब गायब, लोप का मतलब क्या होता है दोस्तों, गायब होता है। जैसे मान लीजिए हम व्याख्या करते थे, अब इस पूरे के पूरे को तो नहीं लिखेंगे हम, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। अब इस पूरे के पूरे पद का हमें क्या बताना है, अर्थ और भावार्थ बताना है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ये लो जी, तो ये डॉट 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 जो मैंने बीच में लगा दिए, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये लोप चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोप चिन्ह कहलाते हैं। कि बहुत बड़े गद्यांश या पद्यांश के सभी पदों को नहीं लिखना चाहें तो हम इस प्रकार के चिन्हों का क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अंत में कोई शब्द लिखा होना चाहिए, अंत में कोई शब्द लिखा होना चाहिए। यदि मैंने ऐसे लिख दिया रहीमन और डॉट 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 और आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो दोस्तों इस स्थिति में इसे कहा जाएगा अनंत चिन्ह। अनंत चिन्ह कहने का मतलब यह लाइन आगे बढ़ती ही चली जा रही है, इसका कोई अंत ही नहीं हुआ। कहाँ अंत हुआ हमें पता नहीं है, जिसको आप कह सकते हो अज्ञात अंत वाले वाक्य। क्या कह सकते हैं, अज्ञात अंत वाले वाक्य। लेकिन कोई पैराग्राफ है 6 लाइन का, आपने उस पैराग्राफ का पहला शब्द ले लिया, अंतिम पद ले लिया और बीच में डॉट 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 लगा दिया, तो इसका मतलब यह कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का आपने लोप कर रखा है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः लिख दी जाएंगी, आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर दी जाएंगी दोस्तों, पुनः लिख दी
जाएंगी। अगला आता है क्या, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग क्या होता है वो देखो, बहुत अच्छी चीज है ये वाली चीज। एक वाक्य में किसी लेखक का, कोई रचना का नाम, कवि का नाम या काव्य का नाम, काव्य आदि पुरस्कारों के नाम भी का उल्लेख करना हो, का उल्लेख करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक पंक्ति में आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा और उससे संबंधित कोई बात लिखनी चाहिए। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये ग्रंथ का नाम है, एक महाकाव्य का नाम है। तो इस समय आप इसमें क्या करोगे, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करोगे। जो लिखा जाता है ऐसे 6 और इधर 9, अर्थात 6 और 9। बहुत बार हम 2 बार भी लगाते हैं, 66 और 99, बीच में यहां कोई शब्द लिखा होता है। अगर आप एक बार लगा रहे हो, अगर आप एक बार लगा रहे हो, कहने का मतलब ये 6 लिख दिया और यहां पर ये कोई शब्द है और यहां 9 लिख दिया, तो इसको कहा जाता है इकहरा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इकहरा अवतरण चिन्ह, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। और यदि आपने 2 बार 6-6 और 9-9 के जैसी संरचना बना दी तो इसे कहा जाता है दोहरा अवतरण चिन्ह, अर्थात डबल इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमाज अर्थात अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। यह बहुत बार हमारे एक ही वाक्य में कोई बात को स्पष्ट करना हो या उस पर विशेष ध्यान आकर्षित करना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। हो सकता है यहाँ अगर आप 2 बार लिख दोगे तो यह क्या हो जाएगा, दोहरा अवतरण चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहरा अवतरण चिन्ह हो जाएगा। और एक बार लिखा तो आपने इसको क्या कह दोगे, इकहरा अवतरण चिन्ह कह देंगे। अगला आपका जो चिन्ह आता है वह है तुल्यता या समता सूचक, अर्थात तुलना हेतु, तुल्यता यानी तुलना हेतु, और समता यानी बराबर हेतु, बराबर हेतु। बराबर का मतलब पर्याय, बराबर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पर्याय। जैसे मैं कहूं 1 ग्राम की मैंने या 1 किलोग्राम की तुलना करी, 1 किलोग्राम की तुलना की किसके साथ, 1 किलोग्राम की तुलना की 1000 ग्राम के बराबर। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। यह तो कौन से में आ रहा है, तुल्यता का अर्थ। यह तो कौन सा आया दोस्तों, तुल्यता के अर्थ में। यह तो किसके अर्थ में आया, तुल्यता के अर्थ में। और यदि हमें बताना है क्या, समता या बराबर, समता या बराबर या पर्याय अर्थ में, जैसे हमने लिखा क्या, चंद्र, चंद्र बराबर चंद्रमा, चंद्र बराबर चंद्रमा। या का चिन्ह लगा दिया, विकल्प चिन्ह, ये लिख दिया मैंने क्या, चांद। चंद्र बराबर चंद्रमा या चांद, चंद्र बराबर चंद्रमा या चांद दोस्तों। तो यह होता है बराबर का चिन्ह, समता सूचक या तुल्यता सूचक। अगला है कौन सा, योजक या समास चिन्ह, डैश का चिन्ह, 2 को जोड़ने हेतु। सीधे से कह सकते हैं विलोम पदों में, विलोम पदों में, दूसरा समास पदों में। एक तो कहां होता है, विलोम में, एक कहां होता है, समास में, और तीसरा आता है क्या, वाक्यांशों के मध्य, वाक्यांशों के मध्य। जैसे राम डैश श्याम, डैश जिसको बोलते हो, विलोम में क्या लिखेंगे, जैसे दिन रात। सामासिक पद में जैसे माता पिता, माता
पिता। ऐसे ही वाक्यों के मध्य भी हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, डैश बोलते हो। क्या बोलते हो, डैश बोलते हो। बहुत बार लोक प्रचलित अर्थ हमें पता होते हैं, नाम नहीं पता होते, तो नामों का जरूर ध्यान रखना है। योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह, योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह। समास यानी समास के पदों में, जैसे हम देखते हैं कि इस डैश के चिन्ह का प्रयोग आपने देखा होगा द्वंद्व समास में बहुतायत से होता है। द्वंद्व समास में चाहे समाहार हो, विकल्प हो, या आपका इतरेतर द्वंद्व हो। इसके अलावा जैसे कर्मधारय समास में अगर सामासिक पद की आवर्ती हो जाए, या अव्ययी भाव समास में अव्यय अव्यय पदों की आवर्ती हो जाती है, जैसे दिन दिन है, गली गली, या हम कहें जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, तो इस प्रकार के पदों के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका कौन सा, निदेशक चिन्ह। अगला कौन सा आता है, निदेशक चिन्ह। वही वाली बात, संकेत कर रहा होता है डैश से थोड़ा सा बड़ा, डैश से थोड़ा सा बड़ा। यह निर्देश या संकेत करता है, यह निर्देश या संकेत करता है। इसका मोस्टली प्रयोग होता है नाटकों में पात्रों के आगे उनके संवाद लिखने हेतु। जैसे यहां पर राम मैं आज पढ़ूंगा। फिर अगला पात्र कौन था, श्याम। अरे वाह। फिर गीता कह रही है यह ऐसा अवश्य करेगा। तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए दोस्तों, निर्देशक या नाटक के पात्रों में उनके चरित्र चित्रण के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, तो उनके संवाद लेखन के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है कौन सा, संकेत चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है, संकेत चिन्ह। आप इसको हाईलाइट करना भी कह सकते हो। किसी भी चीज पर स्टार डाल दिया मतलब वहां हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, इतना सा ही ध्यान रखना है। ध्यान आकर्षण हेतु। जैसे राम जयपुर गया और जयपुर के आगे स्टार लगा दिया। इसका मतलब हमारा ध्यान यहां आना चाहिए। बहुत सारी किताबों में हम यह भी देखते हैं कि यहां पर स्टार लगा दिया और या एक लिख दिया और उसके बाद में स्टार लगा करके ये कह सकते हैं स्टार जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी। तो इस जयपुर पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जयपुर से संबंधित एक बात और भी है जो हमारे पृष्ठ में नीचे लिखी हुई है या नीचे दी गई है। अगले चिन्ह की हम बात करें दोस्तों, छोटे छोटे चिन्ह हैं, ये बहुत सरल हैं। हंसपद या विस्मरण चिन्ह। कोई बात लिख रहे थे और लिखते लिखते हम किसी नाम या किसी शब्द या किसी पद को भूल जाते हैं। विस्मरण का मतलब भूलना। विस्मरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूलना। जैसे राम आज गया है, राम आज गया है। अब राम आज गया है, कहां गया है, पूरी लाइन लिख देने के बाद याद आया कि राम आज जोधपुर गया है। अब जोधपुर कहां लिखे, लाइन के मध्य या शब्दों के मध्य जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हंस चिन्ह का या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और हंस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और ऊपर लिख देंगे क्या, जोधपुर। ऊपर क्या लिख देंगे, जोधपुर। पाठक को पता रहेगा कि इस जगह यह शब्द पढ़ा जाना चाहिए, राम आज जोधपुर गया है, राम आज जोधपुर गया है। विस्मरण चिन्ह, कोई बात भूल जाते हैं और उसे बाद में ऐड करना हो तो ओवर राइटिंग तो कर नहीं सकते, काटा पीटी तो कर नहीं सकते, तो आप यह हंस चिन्ह या विस्मरण चिन्ह लगा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने वाक्यांश को पूरा कर सकते हैं। आगे आते हैं आपके क्या, कोष्टक। तो कोष्टकों में तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटा। यह कौन सा है, मध्य का यानी कि मंझला, और अंतिम कौन सा है, बड़ा कोष्टक। कौन सा है, बड़ा कोष्टक। अब बात आती है इनके प्रयोग की। तो पंक्ति में किसी
शब्द का पर्याय शब्द लिखना हो या फिर अन्य नाम लिखना हो या फिर उसका उपनाम लिखना हो, उपनाम लिखना हो या संबंध वर्णन लिखना हो, तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जयपुर, फिर कोष्टक में लिखा राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, और उसके बाद में गया। तो यहां पर हमें दो बातें पता चल रही है, हम सामने वाले को दो बातें बता रहे हैं। क्या? एक तो राम जयपुर गया है और जयपुर के बारे में एक दूसरी बात और बता दी, क्या? कि यह राजस्थान की क्या है? राजधानी है। यह राजस्थान की क्या है दोस्तों? राजधानी है। तो ऐसी चीजें बताने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कोई भी वाक्य या कोई भी रचना, स्पेशली ध्यान रखना, किसी भी रचना या किसी भी ग्रंथ या हम कहें किसी भी कविता या किसी भी गद्य विधा या पद्य विधा या हिंदी की किसी भी विधा के समापन पर यह चिन्ह लगाया जाता है। समापन पर यह चिन्ह लगाया जाता है। किस तरीके से लगाते हैं? यूं लगा दिया या यूं लगा दिया। ये इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह होते हैं। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह होते हैं। छोटे छोटे 2 मिनट के 2 चिन्ह और रहे हैं। कौन कौन से? जैसे हम बात करें दोस्तों, एक तो आता है आपका कौन सा? संक्षेपण या लाघव चिन्ह। क्या होता है? बहुत बड़ा नाम है, उसे छोटा करके लिखना हो। जैसे बहुत बड़ा नाम है, मुझे लिखना है हस्ताक्षर, मुझे लिखना है डॉक्टर। ठीक है, तो मैं हस्ताक्षर को ऐसे लिख रहा हूं, मैं डॉक्टर को ऐसे लिख रहा हूं। तो ये जो बिंदी लगा रहे हैं यह लाघव अर्थात लघु करके लिखा गया, लघु करके लिखा गया। एक ही होना चाहिए और आदि से छोटी बिंदी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने ऐसे लिख दिया, ये नहीं, यह अशुद्ध हो जाएगा, यह अशुद्ध हो जाएगा। और बिंदी के बीच में जगह भी होनी चाहिए। और अंतिम होता है दोस्तों कौन सा? पुनरुक्ति चिन्ह। कही गई बात हूबहू अगर नीचे बोलनी हो तो पूरी लाइन को हम दोबारा से नहीं लिखना चाहें तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम व श्याम मित्र हैं, वे जयपुर रहते हैं, वे जयपुर रहते हैं, वे जयपुर रहते हैं। फिर मैंने लिखा राधा व सीता, राधा व सीता सहेली हैं, और उसके बाद वे जयपुर रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? हूबहू उसी बात को पुनः लिखना हो तो हम उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति, पुनः कहा गया है। यह लाइन यहां भी लिखी गई है, इसका आशय यह होता है। तो दोस्तों आज की इस परिचर्चा में हमने एक बेहद खूबसूरत और सभी व्याकरणिक प्रकरणों से संबंध रखने वाले बिंदु विराम चिन्ह पर छोटी सी चर्चा की है, जिससे संबंधित प्रश्न आपको सीधे भी पूछा जा सकता है या भाषा के या वाक्यों के या शब्दों के शुद्धिकरण में भी इनका प्रयोग पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई है। फिर भी यदि कोई शंका समस्या समाधान के हेतु आप अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।